नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्टिकल्चर में मैंगो के बारे में, बनाना के बारे में और सिट्रस के बारे में और साथ-साथ में पपाया के बारे में। इन 4 फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन को खुद ही अटेंड करने का प्रयास करना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आपको रोक देना है। क्वेश्चन मतलब वीडियो को रोकना है। वीडियो को रोकने के बाद क्वेश्चन को कायदे से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से सोचना है और इसके बाद आपको उसका आंसर देना है। जैसे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही है तो वैसे लिखना है 5D। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ऐसे दे देना है। फिर छठवां क्वेश्चन, छठवें का अगर मान लेते हैं ए सही है तो 6A। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है और अंत में 20 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो रहे हैं तब उसको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए, कितने आपने गलत किए और ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस थे जिसको आप अटेंड नहीं कर पाए और क्यों नहीं अटेंड कर पाए, उसके पीछे क्या रीज़न था। उन सब चीज़ों को आपको कायदे से ध्यान से एनालाइज़ करते हुए चलना है। आपको केवल यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आना है, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपनी जो वीकनेस है, उसको ध्यान देते हुए आपको पढ़ना है, जिससे आप आपका जो वीक पॉइंट है वो पता कर पाओ और आगे चलकर रिवीजन कर पाओ। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएँगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड इन मैंगो वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। कह रहा है कि आम में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि का मानकीकरण निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। डॉक्टर आर्यन सिंह, डॉक्टर के एल चड्ढा, इसके अलावा डॉक्टर RS अमीन और इसके अलावा डॉक्टर BP पाल दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड होता है जो कि मैंगो में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे बेटा ये कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन नहीं होता है, लेकिन एक तरीके का मेथड है। इससे भी हम मैंगो के अंदर प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो मेथड होता है, इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया था, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर RS अमीन को। RS अमीन जो हुआ करते थे, ये गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे। और इन्होंने सबसे पहली बार सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के बारे में डिटेल में जानकारी प्रदान करी थी कि अगर हमको सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करनी है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बेटा, तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो मेथड होता है मैंगो के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपको याद रखना है कि जो ड्राई रीजन होता है और इसके अलावा जो सेमी ड्राई रीजन होता है, सॉरी ड्राई रीजन और इसके अलावा जो सेमी एरिड रीजन होता है, ड्राई और सेमी एरिड रीजन जो होता है, तो यहाँ पर हम इस मेथड से बहुत अच्छे तरीके से एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। समझ गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रोपगेशन होता है मैंगो के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बेटा बोलते हैं लीनियर ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको हम, लीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। लीनियर ग्राफ्टिंग को आप समझ लेना, ये कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगो का कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन कौन सा है, तब आपको याद रखना है कि लीनियर ग्राफ्टिंग जो होता है, ये क्या होता है, ये कॉमर्शियल मेथड ऑफ कॉमर्शियल कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है।
और इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ये जो बीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, ये बीनियर ग्राफ्टिंग हम अप्रैल से लेकर और अक्टूबर के महीने तक हम इसकी बीनियर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। समझ गए? इसके अलावा बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और भी होती है मैंगो के अंदर, और वो कौन-सा होता है? वो होता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। कौन-सा होता है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल, जिसको हम स्टोन बोलते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग, ये भी किया जाता है। और ये जो होता है, इसको करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो हमको कोई एक ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है, जो कि ऐसी मिट्टी में ग्रो करनी है, जो कि उस मिट्टी में ग्रो नहीं हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, रूट स्टॉक किसी दूसरी वैरायटी का ले लेते हैं और साइन किसी दूसरी वैरायटी का ले लेते हैं। इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो जो इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ये जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का कोंकण रीजन है। कौन सा रीजन? कोंकण रीजन जो महाराष्ट्र का है, वहाँ पर ये मेथड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। समझ गए बेटा यहाँ तक की कहानी? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्टीवेशन ऑफ पपाया। कह रहा है कि पपीते की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके हमको क्या बताना है? विचार करके हमको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट इज़ ए पॉलीगैमस प्लांट एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर। कह रहा है कि जो पपीता होता है, ये एक पॉलीगैमस प्लांट होता है जो साल भर फल देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें बेटा एक बार फ्लावरिंग शुरू हो जाए, तो जब तक पौधे के अंदर जान होती है, तब तक इसके अंदर धीरे धीरे फ्लावरिंग होती रहती है और नीचे से हम फ्रूट तोड़ते जाते हैं, पौधे की हाइट बढ़ती जाती है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। समझ गए? इसके अलावा याद कर लेना, जो पपाया होता है, जिसको हम कैरिका पपाया कहते हैं, ये कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके अलावा ये पॉलीगैमस होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? जिसके अंदर बेटा मेल फ्लावर भी होते हैं, इसके अलावा फीमेल फ्लावर भी होते हैं, और इसके अलावा हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। एक फूल ऐसा होगा जिसमें केवल मेल होंगे, एक फूल ऐसा होगा जिसमें केवल फीमेल पार्ट होगा, और एक फूल ऐसा होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी फूल का वेरिएशन आपको पपाया में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या कह रहा है? इन गायनोडाइवर्सियस वैरायटी 10% मेल प्लांट आर मैंडेटरी प्लांटेड फॉर पॉलिनेशन। कह रहा है कि अगर गायनोडाइवर्सियस वैरायटी है, गायनोडाइवर्सियस वैरायटी है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है या तो जो फूल होगा वो तो फीमेल होगा, और या तो फिर वो कैसा होगा, या तो फिर बेटा वो हर्माफ्रोडाइट होगा। कैसा होगा? या तो वो फीमेल होगा या तो हर्माफ्रोडाइट होगा। और जब बेटा हर्माफ्रोडाइट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बोथ पाए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर पाए जाएंगे। तो बेटा या तो फीमेल फूल होगा और या तो मेल और फीमेल दोनों मिला के होंगे। और हमें चाहिए क्या? हमें ज़्यादातर फीमेल पौधों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फीमेल होते हैं, यहीं से हमको आगे चलकर क्या मिलता है? यहीं से हमको आगे चलकर फल मिलता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर गायनोडायोसिस है, तो उसमें हमको मेल प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा? इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसमें जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होंगे, यहाँ से मेल वाला पॉलन मिल जाएगा, और ये मेल पॉलन जो दूसरा जो फीमेल वाला पौधा है, मतलब फीमेल वाला जो फ्लावर है, उसको भी पॉलिनेट कर देगा। तो गायनोडायोसिस में हमको मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ज़रूरत किसके अंदर पड़ती है? तो याद रखना, जो डायोसियस होता है, कौन-सा? जो डायोसियस होता है, डायोसियस का मतलब क्या है? जिसमें मेल और इसके अलावा जो फीमेल होते हैं, ये दोनों अलग-अलग रहते हैं। कहाँ पर? अलग-अलग रहते हैं। अगर अलग-अलग प्लांट पर होगा तो डायोसियस होता है, और अगर डायोसियस है, तो अगर हमने फीमेल पौधे लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर फीमेल पौधे लगाए हुए हैं तो केवल फीमेल फ्लावर निकलेगा। उस कंडीशन में हमको थोड़ा-सा क्या करना पड़ता है? थोड़ा-सा लगभग-लगभग 10% हमको बीच-बीच में मेल फ्लावर भी लगाने पड़ते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से पॉलिनेशन हो पाए।
जब तक प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फ्रूट का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है, इसीलिए पॉलिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक की कहानी? इसके अलावा बात करते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रॉस्ट इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया। जो फ्रॉस्ट होता है यानी कि पाला, जो पपीता का पौधा होता है, पपाया का, ये फ्रॉस्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। अगर पाला पड़ने लगेगा तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में ठंडी के टाइम पर पाला पड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए? तो इस वजह से फ्रॉस्ट वाली जो कंडीशन होती है, एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर होती है नॉर्थ इंडिया में अगर हम पपाया की खेती कर रहे हैं तब। समझ गए यहाँ तक की कहानी? तो हमको बेटा यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट हमने खोज लिया है। एक तो ये बात जो है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। और पहली बात जो कह रहा था ये भी सही था, तो हमारा केवल दूसरी बात गलत थी और हमको गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है बेटा? यहाँ पर हमको कुछ वैराइटीज़ दी गई हैं। ये वैराइटीज़ किसकी हैं? ये सभी वैराइटीज़ आपको मैंगो की दी गई हैं। और यहाँ पर क्या दिए गए हैं? यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। कौन-कौन से वैराइटी के कौन-कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, एंथ्रेक्नोज के प्रति रेजिस्टेंट वैराइटी चौसा, निरंजन, नीलम और एडवर्ड। तो आपको याद रखना है कि जो एंथ्रेक्नोज जो डिजीज़ होती है, इसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो एडवर्ड वैरायटी है। इनमें से केवल एक ही वैरायटी ऐसी है एडवर्ड, जो कि एंथ्रेक्नोज के प्रति रेजिस्टेंट होती है। समझ गए? इसके अलावा क्या है? आइडियल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट। आइडियल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए आपको याद रखना है कि जो नीलम वैरायटी होती है बेटा, ये नीलम वैरायटी ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़िया होती है। कीपिंग क्वालिटी बढ़िया यानी कि रखने की क्वालिटी बढ़िया होती है। इसको हम थोड़ा लंबे समय तक रख सकते हैं। इसी वजह से इसको हम दूर तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है? स्वीटेस्ट लेट वैरायटी। स्वीटेस्ट जो लेट वैरायटी है, उसको आपको याद रखना है कि जो चौसा वैरायटी होती है, ये लेट वैरायटी है। और मैंगो की सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी जो होती है, स्वीटेस्ट होती है, इसके अंदर मिठास सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी वैरायटी है? ये है बेटा चौसा वैरायटी। और ये फेमस कहाँ पर है? ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है और ये लेट मैच्योरिटी वाला भी होता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा बात करते हैं निरंजन की। तो जब हम निरंजन की बात करते हैं, तो निरंजन की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये ऑफ सीजन वाली वैरायटी है। और निरंजन को हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करते हैं, निरंजन को हम हमेशा साउथ इंडिया में ही ग्रो करते हैं। और इसके अंदर जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, ये कब देखने को मिलता है? इसके अंदर जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ये हमको अक्टूबर में देखने को मिलता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? तो ए किस पे जाएगा? ए जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि बी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। फिर बी देखते हैं किस पे जा रहा है? बी जा रहा है बेटा फोर्थ पर, तो बी फोर्थ पर जाएगा, तो बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड वन लेवल एज रीजन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कार्ड के रूप में लेबल किया गया। ये असर्शन है और ये रीजन है। ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि ब्लैक टिप इन मैंगो इज प्राइमरली कॉज्ड बाय पोटेशियम डिफिशियंसी इन सॉयल। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात गलत है। क्योंकि जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है ना, ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। ये होता किसकी वजह से है? ये बोरॉन की कमी से होता है, बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। और इसके अलावा जो फ्यूम्स होते हैं ना, क्या होते हैं? फ्यूम्स। इस फ्यूम्स की वजह से आपको ये देखने को मिलते हैं। फ्यूम्स क्या होता है? फ्यूम्स आप ऐसा समझो कि जब एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ साथ विषैली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरह की तमाम गैसें मिलती हैं तो उसको हम फ्यूम बोलते हैं।
तो फ्यूम और बोरान की डेफिशिएंसी से आपको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात तो हो जाएगी गलत। बाकी पोटेशियम की जो कमी होती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से आपको याद रखना है कि इसकी डेफिशिएंसी से लीफ स्कॉर्चिंग होता है। क्या होता है बेटा? लीफ स्कॉर्चिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्मोक फ्रॉम ब्रिक पिंस contained gases like sulfur dioxide, acetylene contribute to the occurrence of black tip। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा जो एसिटिलीन होती है, ये सभी जो गैसें हैं, ये सभी गैसें एक साथ मिलकर फ्यूम बनाती हैं और ये जो फ्यूम होता है ये ब्लैक टिप का कारण बनता है। समझ गए बेटा? तो असर्शन तो हो गया गलत और रीजन हो गया सही, यानी कि असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बनाना डिजीज एंड देयर कॉजल एजेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि केले की बीमारियों और उनके रोग जनकों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सम्मिलित है। कौन कौन से दिए गए हैं हमको यहाँ पर बेटा बताना है, गलत कौन सा है। और यहाँ पर बनाना की बीमारियाँ सब दी गई हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि पनामा बेल्ट जो होता है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से होता है, क्यूबेंस की वजह से। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। पनामा बेल्ट जो होता है एक फफूंद की वजह से, एक जो फंगस होता है, फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसकी वजह से लगने वाली एक बीमारी होती है। और ये होती कैसे है, इसको याद रखना बेटा कि ये सॉयल बॉर्न होता है। कैसा होता है? ये सॉयल बॉर्न डिजीज होती है, सॉयल बॉर्न डिजीज होती है और फंगस की वजह से ये लगता है। इसके अलावा याद रखना कि जो सिंगा टोका लीफ स्पॉट है, इसको क्या बोल रहा है? सर्कोस्पोरा म्यूसोपोला। तो सिंगा टोका लीफ स्पॉट जो होता है ये सर्कोस्पोरा म्यूसोपोला की वजह से होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये एक तरीके का फंगस होता है। ये भी क्या होता है? एक तरह का ये फंगस होता है और इसी फंगस की वजह से सिंगा टोका लीफ स्पॉट आपको देखने को मिलता है। अगला क्या है? अगला है बेटा कोपकन डिजीज। ये जो कोपकन डिजीज होती है ये बोल रहा है बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बात बेटा हो जाएगी गलत, क्योंकि जो कोपकन डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है? कोपकन डिजीज बेटा एक वायरल डिजीज होती है जो कि किसके द्वारा फैलती है? जो कि याद रखना कि जो एफिड होता है, इस एफिड की वजह से ये फैलता है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज आपको याद रखना है कि पपीता के अंदर एक बैक्टीरियल डिजीज भी लगती है और उस बैक्टीरियल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? उस बैक्टीरियल डिजीज को हम बोलते हैं मोको डिजीज। क्या कहते हैं? इसको हम बेटा मोको डिजीज बोलते हैं। और ये जो मोको डिजीज होता है इस बैक्टीरिया की वजह से लगता है। नाम क्या है इसका? नाम है बेटा रॉल्स्टोनिया। क्या नाम है? रॉल्स्टोनिया सोलेनेसियरम। क्या होता है? रॉल्स्टोनिया सोलेनेसियरम की वजह से ये होता है। तो इसमें हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है कि बंची टॉप। बंची टॉप जो होता है बेटा, कह रहा है कि जो बाबू वायरस होता है ट्रांसमिटेड बाय एफिड, इसकी वजह से होता है। तो बंची टॉप जो होता है बेटा, याद रखना ये एक तरीके का वायरल डिजीज होता है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? ये ट्रांसमिट किया जाता है एफिड द्वारा, जिसका नाम क्या है? पेंटानोनिया नाइग्रोनर्वोसा इस एफिड का नाम होता है। तो हमारा कुल मिला के ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मैंडारिन वेराइटी किन्नो वाज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट। कह रहा है कि मैंडारिन किस्म किन्नू को निम्नलिखित में से किन जनकों के संकरण के द्वारा विकसित किया गया था। आपके ये चार ऑप्शन हैं,
आपको बताना है कि किन्नू का क्रॉस कौन-कौन सा है। तो याद रखना बेटा कि जो किन्नू है, ये स्वीट ऑरेंज और विलो लीफ जो होता है, इसके क्रॉस से डेवलप किया गया एक हाइब्रिड पौधा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बेटा हम एक विलायती संतरे के तौर पर देखते हैं। ये किंग स्वीट जो होता है और विलो लीफ जो होता है, इसके क्रॉस से बनाया गया है और इसको जो बनाने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? इसको बनाने का श्रेय जाता है एस.वी. फ्रॉस्ट को जाता है। कौन थे बेटा एस.वी. फ्रॉस्ट? एस.वी. फ्रॉस्ट जो थे ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने इसको 1935 में डेवलप किया था। फिर ये जो वैरायटी है, ये किन्नू जो है, ये भारत में आया और भारत में सबसे पहले कहाँ पर आया? भारत में बेटा ये सबसे पहले पंजाब में आया था। समझ गए? इसके अलावा याद करना कि ये जो किन्नू होता है, इसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो होता है और इसके अलावा बेटा जो किन्नू होता है, किन्नू का एक बहुत ही अच्छा रूप स्टॉक भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रायर सिट्रेंज बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायर सिट्रेंज बोलते हैं। अगर हम इस रूट स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, तब हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग बहुत अच्छे तरह से कर पाएँगे और 1.8 गुणे 1.8 स्क्वायर मीटर की स्पेसिंग में हम इसको आराम से ग्रो कर ले जाएँगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ सिट्रस और यहाँ पर उनका काज़ज़ दिया गया है, किनकी वजह से ये होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या है? सबसे पहले देखते हैं बेटा यहाँ पर लिखा है ग्रैन्युलेशन। तो जो ग्रैन्युलेशन होता है, इसको आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है ग्रैन्युलेशन में बेटा याद रखना है कि इसके जो सेक होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? इसके जो सेक होते हैं, ये हार्ड एंड ड्राई हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं और इसके अलावा हार्ड हो जाते हैं, जिससे जूस कम निकलता है नींबू के अंदर। तो इस चीज़ को आपको कायदे से याद रखना है। इसके अलावा बेटा ये जो ग्रेन्युलेशन होता है, ये होता कब है? ये होता है जब हाई टेम्परेचर होता है और इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। समझ गए? हाई टेम्परेचर और इसके अलावा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहे होंगे, तो इसको लिख लेना। हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब होता है, तब इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और इसी को हम ग्रेन्युलेशन बोलते हैं। इसके अलावा बेटा क्या है? इसके अलावा है येलो लीफ। तो येलो लीफ जो होता है, इसको आपको याद रखना है कि मोलिब्डेनम जो होता है ना, इस मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से आपको येलो लीफ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्या है बेटा? इसके अलावा है डाई बैक। डाई बैक को हम क्या बोलते हैं? डाई बैक को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ ट्विंस। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें जो पौधा होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा डाई बैक बोलते हैं और ये कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बेटा याद रखना कि जो कॉपर होता है, कॉपर की डेफिशिएंसी से केवल डाई बैक ही नहीं होता है। कॉपर की डेफिशिएंसी से एक समस्या और आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जिनथेनिमा जिनथीमा। क्या कहते हैं? एक्ज़ैंथेमा जो होता है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो कॉपर की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है। समझ गए? तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है बेटा सेकंड पर, तो ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। बी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। इसके अलावा बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है बेटा फर्स्ट पर, तो बी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन एंड स्टोरेज ऑफ बनाना। कह रहा है कि केले के प्रवर्धन और भंडारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, विचार करके बताना है कि आखिर इनमें से गलत कौन-कौन से हैं। एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मोस्ट क्रिटिकल बनाना आर ट्रिप्लॉइड इन नेचर एंड एग्जिबिट वेजिटेटिव पार्थिनोकार्प। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ज़्यादातर हम बनाना की खेती करते हैं वो ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं। जैसे बनाना कितना होता है, 11, 22 और 33 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। तो 33 क्रोमोसोम नंबर वाला जो ट्रिप्लॉइड बनाना होता है, इसकी खेती हम लोग ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा याद रखना कि एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है, एक वैरायटी है जिसका नाम है लेडीज़ फिंगर। ये लेडीज़ जो फिंगर होती है, ये डिप्लॉयड वैरायटी होती है। कैसी होती है बेटा? ये डिप्लॉयड वैरायटी होती है बनाना की, जिसकी हम लोग खेती करते हैं। बाकी अधिकतर हम ट्रिप्लॉयड की ही खेती करते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है, स्वाड सकर वेटिंग 500 to 750 ग्राम आर जनरली प्रेफर्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन। जो स्वाड सकर है, स्वाड सकर 500 से लेके 750 ग्राम के आसपास तक का जो होता है, उससे हम इसका कॉमर्शियल प्रोपोगेशन कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है बनाना फ्रूट कैन बी सेफली स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस फॉर अप टू ए मंथ। ये बात बेटा गलत है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बनाना को 1 महीने तक स्टोर करके नहीं रख सकते। अपितु अगर हम 13 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इसके अलावा 85 से 95% के रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम 3 वीक तक, कितने दिनों तक, 3 वीक तक, यानी कि लगभग 20 से 21, 20 से 22 दिन तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन बशर्त यही है कि केला पका हुआ नहीं होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए बस। समझ गए? तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। हमको करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, पहला और दूसरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा? Which of the following is recognized as the first seedling hybrid variety of mango in the world? निम्नलिखित में से किसे विश्व में आम की पहली बीज रहित संकर किस्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है। अर्का पुनीत, रत्ना, मल्लिका और सिंधु। यहाँ पर आपको ये 4 वैरायटी दी गई हैं। आपको बताना है कि फर्स्ट सीडलेस हाइब्रिड वैरायटी। तो याद रखना बेटा कि जो सिंधु वैरायटी है, ये सबसे पहली फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है पूरी दुनिया की, जो कि कहाँ पर डेवलप किया गया था? इसको डेवलप किया गया था कोंकण कृषि विद्यापीठ में। कहाँ पर डेवलप किया गया था? कोंकण कृषि विद्यापीठ में इसको डेवलप किया गया था। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है बेटा महाराष्ट्र में। समझ गए? और इसका क्रॉस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो सिंधु का क्रॉस होता है, याद रखना कि जो रत्नागुड़े अल्फोंसो इज द क्रॉस बिटवीन रत्नागुड़े अल्फोंसो के क्रॉस से सिंधु वैरायटी डेवलप करी गई। समझ गए बेटा? इसके अलावा क्या कह रहा है, अर्का पुनीत किया। अर्का पुनीत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्का पुनीत आपको याद रखना है कि जो अल्फोंसो है, और इसके अलावा एक वैरायटी और है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बैगन पल्ली बोलते हैं। इन दोनों के क्रॉस करके अर्का पुनीत बनाया गया है। इसके अलावा बेटा रत्ना एक वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है। रत्ना वैरायटी के बारे में याद रखना कि इसको किससे बनाया गया है? इसको बनाया गया है नीलम और इसके अलावा अल्फोंसो के क्रॉस से इसको बनाया गया है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर मल्लिका वैरायटी भी दी गई है। तो मल्लिका वैरायटी को आपको याद रखना है, ये जो वैरायटी है, ये नीलम और इसके अलावा जो दशहरी है ना, नीलम और दशहरी, इसके क्रॉस से ये चीज़ बनाई गई है। समझ गए? तो हमको जो खोजना था हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इज अ कॉमन एंड इकोनॉमिकली डैमेजिंग फिजियोलॉजिकल इशू इन स्वीट ऑरेंज। जो प्री हार्वेस्ट जो फ्रूट ड्रॉप होता है बेटा, ये सिट्रस के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती है, और सिट्रस में भी जो स्वीट ऑरेंज होता है, इसके अंदर तो ये समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो असर्शन तो 100% सत्य है। रीजन क्या कह रहा है? इट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय स्प्रेइंग ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 2,4-D एट द कंसंट्रेशन ऑफ 20 ppm। हमने आपको कई बार बताया है कि अगर हमने 2,4-D को, किसको, 2,4-D को मोर देन 20 ppm अगर हमने छिड़काव कर दिया, तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये बेटा हर्बिसाइड के जैसा काम करने लगता है। तो यहाँ पर 200 ppm अगर डाल देंगे तो पौधा ही सूख जाएगा, तो हम ये नहीं डालेंगे। हम डालेंगे कितना? हम डालेंगे बेटा 2,4-D का केवल और केवल 20 ppm का सॉल्यूशन बना के हम इसको छिड़क देते हैं, जिससे कि हमारा जो सिट्रस है उसके अंदर प्री हार्वेस्ट जो फ्रूट ड्रॉप होता है वो ना होने पाए। समझ गए? तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत हो जाएगा। तो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा?